सर पूरा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा पूरा। मैं कल रात में ही बैठ के सोच रहा था कैसे कैसे किस किस दिन क्या पढ़ा करके कंप्लीट करना है, क्योंकि कैरियर ने बोला कि 2 दिन 3 दिन की छुट्टी भी रहेगी, लेकिन मेरी छुट्टी नहीं रहेगी, मैं आपकी सारी क्लासेस लूंगा और आपकी तीनों की लूंगा सुबह शाम रोज। तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस पढ़ना है जो पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा अलग से आप जब लगा कहाँ से आप इतना पढ़ा सारे सवाल हो जा रहे हैं फिर अलग से कुछ पढ़ो, मैं बोलूँ ऐसा नहीं करना है आपको। आइए ओम श्लोक से हमको स्टार्ट करना था यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। हाँ 8 दिन है, बहुत है 8 दिन। 11 से 17, 11 12 13 14 15 16 17 17 तक मान के चलते हैं। एक दिन 2 दिन बहुत काफी होता है, आप घबराओ मत। चलिए ओम का नियम क्या होता है देखो ध्यान से, आप चुपचाप ध्यान से पढ़ो, इधर की बातें नहीं। ओम भैया क्या कहे गए हैं कि अगर एक कंडक्टर ले लूं मैं, कोई चालक ले लूं, उसमें विभवांतर भी लगा दूं मैं, तो उसमें जो बहने वाली धारा है आई और विभवांतर भी में संबंध होता है, भी समानुपाती आई। ओम भैया क्या कहते हैं कोई चालक है उसमें विभवांतर हमने लगाई भी, करंट भरी आई, जो बहने वाला जो विभवांतर होता है, जो बहने वाली धारा होती है उसमें संबंध होता है, वी समानुपाती आई, या वी बराबर आई, आर कांस्टेंट है। या यहां से वी बटा आई लिखोगे, वी बटा आई हो जाएगा आर, वी बटा आई लिखोगे आर हो जाएगा, वी बटा आई क्या हो जाएगा आर। इसको आर को नियतांक बोलते हैं, आर एक नियतांक इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, आर एक नियतांक इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। वही कहानी है कि फिजिकल पैरामीटर लाइक लेंथ, एरिया, टेंपरेचर, कांस्टेंट एंड वोल्टेज डिफरेंस इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो इन कंडक्टर। यानी ये है कि अगर किसी कंडक्टर की लंबाई फिक्स है, किसी कंडक्टर का एरिया यानी क्षेत्रफल फिक्स है, तो उसमें बहने वाली धारा और विभवांतर में संबंध होता है, समानुपाती आई या वी बराबर आई। यही है। अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब चालक की लंबाई, चालक का क्षेत्रफल तथा तापमान को नियत रखते हुए, क्या नियत रखते हुए, उसकी लंबाई कंडक्टर की, उसका क्षेत्रफल तथा उसका तापमान, तो भी चुपचाप पढ़ो इधर, उसकी लंबाई और क्षेत्रफल तथा तापमान को हम नियत रखें तो चालक में जो विभवांतर होगा और जो करंट होगा दोनों के संबंध होता है, वी बराबर आएगा। ठीक है, इसमें कोई रेजिस्टेंस है 10 ओम का, इसमें करंट 1 एम्पीयर जा रही है, विभवांतर कितना होगा, ये रेजिस्टेंस 10 ओम का, करंट 1 एम्पीयर, विभवांतर कितना होगा, 1 × 10 वोल्ट होगा नहीं होगा। जैसे रेजिस्टेंस 10 ओम का करंट 2 एम्पीयर जा रही है तो क्या हो जाएगा, V बराबर I × R, तो 10 में 2 20 वोल्ट। ऐसे निकाल सकते हो आप सबका वोल्टेज I × R करके 10 × 6 60, 10 × 8 80, 10 × 10 100, ऐसे करके निकाल सकते हो। सवाल आता है ओम का नियम कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। ओम का नियम एक चालक पे लगेगा, हाँ, और चालक पे नहीं लगेगा, मतलब सर सेमीकंडक्टर पे नहीं लगेगा, बीजेटी में नहीं लगेगा, सर बीजेटी में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सर कंडक्टर में लगेगा, हाँ चालक में लगेगा, और चालक में डायोड में नहीं लगेगा, एम्पलीफायर में नहीं, रेक्टिफायर में नहीं लगेगा, बीजेटी में नहीं लगेगा, चालक में नहीं लगेगा, बैटरी में नहीं लगेगा, चिंगारी में लगेगा, सर एसी में लगेगा, हाँ एसी में लगेगा, डीसी में लगेगा। एसी में लगेगा अगर कोई सर्किट, हाँ एसी है डीसी दोनों में लगेगा, लेकिन बैटरी भट्ट के लिए नहीं, चिंगारी के लिए नहीं, कुचालक के लिए नहीं, बीजेटी के लिए नहीं, रेक्टिफायर एम्पलीफायर सबके लिए नहीं। मोटे मोटे क्या करो, अर्ध चालक के लिए नहीं लगता है सेमीकंडक्टर के लिए। अब जितना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो, जितना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो, हाँ भी बहुत इसका मैं नया फोल्डर बना दिया, मैंने मैसेज कर दिया है, नया फोल्डर बनाने के लिए बन जाएगा। ठीक है, कल से आपका फोल्डर से जब इसका टाइटल सब गलत है तो टाइटल तक सही हो जाएगा। ठीक, देखिए मेनली आप याद रखना कि सेमीकंडक्टर में नहीं लगेगा। अब चाहे सेमीकंडक्टर में डायोड हो, चाहे बीजेटी हो, चाहे ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो कुछ भी हो, बाकी कंडक्टर लगता है, कुचालक नहीं लगता, एसी डीसी दोनों पे लगता है। ठीक, इंडक्टर में लगेगा, हाँ इंडक्टर में लगेगा, कैपेसिटर में लगेगा, प्रतिरोध रेजिस्टेंस में लगेगा, हाँ कैपेसिटर में लगेगा, हाँ इंडक्टर में लगेगा, हाँ थायरिस्टर में लगेगा ना, थायरिस्टर नहीं लगेगा। जहाँ तापमान बदले वहाँ लगेगा ना, जहाँ तापमान कांस्टेंट वहाँ लगेगा, हाँ मगर मतलब जहाँ तापमान नियत है वहाँ लगेगा, और जहाँ पे सेमीकंडक्टर है वहाँ नहीं लगेगा, मतलब डायोड बीजेटी एम्पलीफायर वहाँ नहीं लगेगा, रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर लगेगा, मेन यही है। आइए आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ करंट लॉ, देखो किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ पे निकल जाता है। मैं आपको एक छोटा निकल रहा हूँ, बहुत ज्यादा निकल का टाइम नहीं, निकल प्रैक्टिस मानता है। किरचॉफ करंट लॉ जो है आधारित है ऊर्जा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे। किस पर आधारित है किरचॉफ करंट लॉ? किरचॉफ का पहला नियम है, किसका नियम है, किरचॉफ का पहला नियम। दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या कहता है, ये कहता है किसी नोड पे, नोड क्या होता है, कई सारी ब्रांच आके मिलती हैं, जैसे कई सारी ब्रांच आके मिलती है, इसको बोलते हैं नोड, चाहे जंक्शन। नोड तो 1 2 3 4 5 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच मिलती है, उसको नोड या जंक्शन बोलते हैं। जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच मिलती है उसको नोड या जंक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं, देखो जहाँ 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच मिलती है उसको क्या बोलते हैं, नोड या जंक्शन। ये नोड है, ये मिल रही है ना, जैसे यहाँ पे एक नोड है, ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच, ये नोड है, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच तीसरी ब्रांच, ये नोड है। क्या कहता है ये कहता है कि किसी भी नोड पे आकर के मिलने वाली जितनी भी धाराएं हैं उनका एल्जेब्रिक सम बीजगति योग 0 होता है। बीजगति योग का मतलब चिन्ह के साथ, बीजगति योग का मतलब चिन्ह के साथ, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट जंक्शन इक्वल टू 0, बीजगति योग 0 होता है। या ऐसे कर लो, किसी नोड पर आने वाली धारा का योग और उस नोड से जाने वाली धारा का योग ये आपस में बराबर होता है। किसी नोड पे आने वाली धारा और उस नोड से जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। मैं इसको समझाता हूं आपको कैसे। जैसे ये नोड है, या कुछ करंट आ रही है, कुछ जा रही है, कुछ जा रही है। ये तरह है कि आने वाली का योग करो और जाने वाली का योग करो, दोनों को बराबर कर दो। आने वाली कौन है, I1, ये है सिग्मा। सिग्मा का मतलब योग, समेशन, समेशन ऑफ इनकमिंग बराबर समेशन ऑफ आउटगोइंग। सिग्मा मतलब योग, इन मतलब आने वाली का, सिग्मा मतलब योग और मतलब जाने वाली का। I1 आने वाली, और आने वाली कौन है, I3 और I4। I1 I3 I4 आने वाली, इसका योग कर लिया। जाने वाली कौन है, I2, और जाने वाली कौन है, I5 I2 + I5। आने वाली बराबर जाने वाली। यही है कि किसी नोड पे आने वाली धाराओं का योग कर लो, उसमें जाने वाली धाराओं का योग कर लो, बराबर होता है। या इसे दूसरे शब्द में क्या कहेंगे, सेम डायग्राम बनाया, I1 I2 I3 I4 I5। हमने कहा कि आने वाली धारा को हम प्लस मान लिया, जाने वाली को माइनस, इनकमिंग को हम प्लस मान लिया और आउटगोइंग को माइनस। आने वाली प्लस माना, देखो आने वाली प्लस है, I1 को प्लस ले लिया, I तो जाने वाली है, जाने वाली माइनस ले लो, प्लस अब माइनस I2, I3 आने वाली को प्लस, जाने वाली को माइनस, I3 तो आने वाली, I4 भी आने वाली है, I5 जाने वाली माइनस के साथ ले लिया। मतलब आने वाली को प्लस किया, जाने वाली माइनस को, सबका योग कर दो। लेकिन योग के साथ क्या किया, बीजगणित योग किया, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब सर, अरे जो आए उसको, जो जाए उसको, सबको एक ही चिन्ह दे दो, प्लस माइनस। जो आए वो भी, जो जाए वो भी, सबको एक ही चिन्ह दे दोगे क्या, नहीं। अगर आने वाले को प्लस मान रहे हो तो जाने वाले को माइनस मानो। तो आने वाली ये थी तो प्लस लिया, ये थी तो प्लस लिया, ये थी तो प्लस लिया, जाने वाली माइनस
ठीक तो माइनस ले लिया, जाने वाली माइनस माइनस ले लिया और सबको जोड़ दिया बराबर जीरो, इसको बराबर जीरो कर दिया, ये निकल के आया, ये प्लस थी, ये साथ हो गई, माइनस एक चला गया प्लस हो गया, माइनस एक प्लस हो गया, कोई अंतर क्या? इसको कहो चाहे इसको, ये तो लिखा हुआ है। यानी आप ये कहो किसी नोड पे मिलने वाली सारी करंट का बीजगणितीय योग 0 होता है, सबको साथ जोड़ तो जो आए उसको प्लस माइनस के साथ, या ये कह लो किसी नोड पे जो आने वाली करंट उसका योग करो, तो जाने वाली करंट उसका योग करो और दोनों आपस में बराबर होंगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये समेशन सीमा समेशन योग। रविंद्र बोले एलपी का पोस्टपोन हो गया, कहां नोटिस आया रविंद्र? पूछ रहे हो, बता रहे हो। यही आपका पहला नियम कि किसी नोड पे जो करंट आके मिलती हैं उन सबका बीजगणितीय योग 0 होता है, या इनकमिंग करंट आने वाली करंट योग बराबर शून्य से जाने वाली करंट योग एलजेब्रिक समय, एलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय योग चिन्ह के साथ। ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत कार्य करता है। दूसरा नियम है किरचॉफ का, ये पहला नियम है, लिखा है ना, ये किरचॉफ का पहला नियम। यही बात कर देता है क्या कि किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ का कौन सा नियम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो हम बोले कि किरचॉफ का धारा का नियम किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ करंट लॉ इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब किरचॉफ का दूसरा नियम है किरचॉफ का वोल्टेज का नियम है, किरचॉफ का दूसरा नियम जो है किरचॉफ का वोल्टेज का नियम है, वोल्टेज का नियम पीडीएफ में है ही नहीं। चलिए इस पे सवाल एक दो दे रखा है, कर लो पट पट पट। देखो ये नोड है, उसका आई क्या होगा, फाइंड आई निकालना है, तो सिग्मा इन बराबर सिग्मा आउट, आने वाली करंट योग बराबर जाने वाली करंट योग, यही करना है। आने वाली करंट कौन है 6 और आने वाली 4 और आने वाली 2, आने वाली 3 है 6 4 2, जाने वाली 9, जाने वाली 9 प्लस आई 6 से 2 12 9 प्लस आई, यहाँ से आई 12 3 एम्पीयर। रंजीत बोला फेक नोटिस, हाँ नोटिस एक वो पैरल का एग्जाम का टलने वाला नहीं मुझे लग रहा है, टलने के चांस है नहीं, आप मान चलो नहीं, इसको होगा नहीं। अगला सवाल ये है, ये 4 2 ऐसे करंट का कुछ आई बता दो, आई बता दो तो क्या करेंगे? आने वाली का सम बराबर जाने वाली का सम, आउट का सम बराबर इन का सम, आने वाली जाने वाली, आने वाली कौन है 4 और आने वाली ये, आने वाली 4 है और आने वाली 2 है और आने वाली ये 2 है, ये 4 ये 2 ये 2, ये आने वाली है, जाने वाली कौन है आई और जाने वाली 4 4 और जाने वाली -6 4 4 8 और आई प्लस 4 -2, तो ये हो गया 8 बराबर ये -2, 8 इक्वल -2, तो -2 उधर है जो आई 8 प्लस 10 10 हो जाएगा। ये देखिए बताइए कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई, चेंज थ्रू। नेक्स्ट ये सवाल है, आपसे पूछा आई बता दो, आई का क्वेश्चन मार्क है, आने वाली जाने वाली, आने वाली कौन है 6 ये आने वाली है और 9 6 9 और आने वाली कौन है -2 जाने और कौन आने वाली है आप आई जाने वाली कौन है 12 और जाने वाली कौन है -6 कर दिया, अब सॉल्व कर दिया, ठीक है -7 एम्पीयर आ गया। किसी सेल व्यक्ति को कंडीशन इस सवाल विदाउट बोलिए, विदाउट बताइए। ये जो पीडीएफ अपलोड करता है उसका फोन था, मैंने फोन किया था, बोला सर्वर बहुत इशू चल रहा है, कोई पीडीएफ अपलोड ही नहीं हो पा रहा है, बहुत बहाने बनाता है, हो सकता है सर्वर डाउन भी हो। अब आवाज आ रही है क्या? तो कोई डाउट तो नहीं है? 12 के लिए -12 आना चाहिए, सुमित तक आना है, कहाँ -12? अरे भाई जब सारी करंट को जाने वाला ले रहे हैं, जाने वाली करंट 12 बात जाने वाली माइनस मिले, अगर आप सबको एक साथ करते तब तो -12 लेते, आने वाली को प्लस जाने वाली को माइनस, देखो दो तरीके से कर सकते हो आप इसको। अगर आप भाई ऐसे सीरीज करो, आने वाली को एक साथ लिखो, जाने वाली के साथ, आने वाले जाने वाले को अलग लिख करके बराबर कर रहे हो ना, तो फिर वहां प्लस माइनस नहीं लेना है। आने वाले के योग एक साथ करो, जाने वाले के योग एक साथ करो, बराबर कर दो। अगर सबको जोड़ते एक साथ, इसमें जोड़ रहा हूं तो बोलूंगा आने वाले को प्लस और जाने वाले को माइनस, तो आने वाले को प्लस ये 6 तो 6 दिया, ये जा रही है इसको माइनस के साथ जोड़ा -12, ये आ रही है तो प्लस के साथ, ये जा रही है ये भी प्लस के साथ, वो माइनस वाले से दिया प्लस के साथ, ये जा रही है तो माइनस के साथ -6 दिया, ये आ रही है तो प्लस के साथ, या तो ऐसे कर दो। अगर आप एक ही समीकरण में कि सबको जोड़ करके जो कर रहे हो तो आने वाले को प्लस जाने वाले को माइनस करो, लेकिन ऐसे नहीं किया, मैंने कहा कि एक आने वाले को जोड़ के साथ दिया, जाने वाले को जोड़ के साथ बराबर कर दिया, तो उसमें जैसा चिन्ह सेम वही चिन्ह ले लो, आप जैसा चिन्ह सेम वही चिन्ह ले लो। क्या लिखा है देखो, किसी संख्या पर आने वाली धारा का योग उस बिंदु से जाने वाली धारा के योग के बराबर। जब आप ऐसे करोगे तो फिर उसमें ऐसा नहीं करना आने वाले को प्लस जाने वाले को माइनस लेना है, नहीं, आने वाले के साथ जाने वाले को बराबर लिख दिया। हाँ, जब आप एक साथ एक ही समीकरण में लिखते हैं एक ही साइड दोनों को, तो कहानी बनती।
आप ऐसे सॉल्व करो, इसमें सॉल्व कर रहा हूँ ना, आने वाले के एक साथ लिखो, एक साइड में, जाने वाले के एक साइड में लिखो और फिर जीरो कर दो, मतलब दोनों बराबर करो ऐसे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे सवाल आया, ऊपर भाषा जरूर है समझाने के लिए, ऐसे कि ये करंट 6 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये 8 एम्पियर है, ये 7 एम्पियर है, ये आई। अब पूछिए आई क्या होगा, तो हमें ये देखना प्लस माइनस है, एक तरफ आने वाली, एक तरफ जाने वाली, दोनों बराबर। आने वाली कौन है, आने वाली 6 और आने वाली 7 है, बस दो ही आने वाली कर दिया, बराबर किया। जाने वाली कौन है, जाने वाली 2 है और जाने वाली 8 है और जाने वाली आई है, बस जाने वाली एक से जाने वाली एक से जाने वाली बराबर करके सॉल्व कर दिया। ऐसा निकाल दो, तो हो गया 13, तो 10 प्लस आई, 13 माइनस 10 3 एम्पियर। आया समझ कि नहीं? बैटरी कैसे बनाते हैं, प्लस माइनस से बैटरी, वोल्टेज सोर्स, बैटरी कैसे बनाते हैं, करंट सोर्स कैसे बनाते हैं, धारा स्रोत कैसे बनाते हैं, ऐसे 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 एरो लगा हुआ है ना, इसका मतलब 6 एम्पीयर ऊपर जा रही है, ऐसे एरो लगा हुआ है, इसका मतलब 6 एम्पीयर ऊपर जा रही है, अगर कहीं एरो ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब 20 एम्पीयर नीचे जा रही है, अगर कहीं एरो नीचे बना हुआ है, इसका मतलब 20 एम्पीयर नीचे जा रही है, एरो ऊपर बना तो 6 एम्पीयर ऊपर जा रही है, ये बैटरी है। अगर किसी ब्रांच में सीरीज में एक धारा स्रोत लगा है, ये धारा स्रोत है, करंट सोर्स, तो उस ब्रांच में करंट का मान धारा स्रोत के बराबर ही होता है। अगर किसी भी ब्रांच में सीरीज में करंट सोर्स लगा है, तो उस ब्रांच में करंट निकालने का कुछ भी नहीं करना है। मैं ऐसे कहूँ, ये रजिस्टर है, ये बैटरी है, फिर एक रजिस्टर है और 6 एम्पीयर का करंट सोर्स है, और मैं आपसे पूछूं इस ब्रांच में कितनी करंट आ रही है। अगर किसी ब्रांच में करंट सोर्स लगा है सीरीज में, तो उस ब्रांच में करंट निकालने के लिए हमको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। इस ब्रांच में करंट कितनी होगी, कितनी करंट सोर्स की वैल्यू होगी, धारा सोर्स 6 एम्पीयर है ना, इस मतलब इस ब्रांच में 6 एम्पीयर करंट। अरे बैटरी करंट नहीं देखी क्या, जो करंट सोर्स लिखा है ना सबको मिला करके लिखा हुआ है, एक तरीके से सबको मिला करके। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं 6 एम्पीयर की करंट होगी, अब करंट ये भी देखिए, दोनों को जोड़ो, जो करंट सोर्स लिखा होता है ना, हर चीज को मिलाने के बाद जितना आ रहा होता है वही लिखता है। करंट सोर्स अगर किसी सर्किट में सीरीज में है, इसका मतलब उस ब्रांच में उतनी ही करंट है, ठीक। ये सवाल है ओम्स लॉ, इसमें किसमें संबंध बताता है, ओम का नियम के बीच में संबंध बताता है, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर, किसी बीच में संबंध बताता है। ये सवाल है व्हाट 2 किलो ओम, ये मतलब होता है किलो, एम मतलब होता है मेगा, जी मतलब होता है गीगा, एम मतलब होता है मिली, किलो मेगा गीगा मिली, किलो मेगा गीगा मिली। 1 किलो में 1000 ओम, 1 मेगा में 10 6 ओम, 1 गीगा ओम में 10 9 ओम, 1 मिली ओम में 1 मिली ओम में 10 3 ओम। करवा देंगे एग्जाम पर इंसान। 1 मिली मिली में 10 3 ओम, गीगा में 10 9 ओम, मिलियो में 10 6 ओम, किलो में 1000 ओम, ठीक है। तो ये छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पूछा 2 किलो में कितने होंगे, तो 2 किलो में 2000 ओम, 2000 ओम। सवाल पूछा हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में करवा रखा है कि मिली और माइक्रो एम्पियर में कौन बड़ा कौन छोटा होता है, माइक्रो एम्पियर छोटा होता है, मिली एम्पियर बड़ा होता है। सवाल है ना, क्या सही है इसमें से, मिली एम्पियर बड़ा होता है, माइक्रो एम्पियर छोटा होता है। देखो माइक्रो का मतलब होता है 10 6 एम्पियर, इसका मतलब 10 6, मिली का मतलब होता है 10 3, ठीक। तो पलट 1 अपान करो, 1 अपान 10 6 और 1 अपान 10 3। अब बताओ कौन बड़ा है, 1/10 6 10 ऊपर दोनों समान है, ये नीचे का ज्यादा है जब 10 6, ये वैल्यू कम होगी, ये 10 3 कम है, इसकी तुलना में 10 3 कम है, ये कम है, ये वैल्यू ज्यादा होगी कि नहीं। 1/10 6 10 ज्यादा 10 3 ये ज्यादा, कोई वैल्यू कम होगी, ये कम होगी, ये कम होगा, और 10 3 कम है इसकी तुलना में, कम है, कोई वैल्यू ज्यादा होगी, यानी 1/10 3 ज्यादा 10 6 से। मिली एम्पियर बड़ा है माइक्रो एम्पियर से, मिली एम्पियर बड़ा है माइक्रो एम्पियर से। तो यहाँ समझाया हमने, माइक्रो एम्पियर 10 मैंने 6 एम्पियर लिखा, 1 माइक्रो एम्पियर एम्पियर, और 1 एम्पियर में 1 एम्पियर सुधा भी तो 1 एम्पियर 10 6 माइक्रो एम्पियर होंगे या 10 इतना, 1 मिली एम्पियर 10 3 एम्पियर, 1 एम्पियर 10 एम्पियर, ऐसे लिखा हुआ। देखो एम्पियर सबसे बड़ा, उससे छोटा मिली, उससे छोटा माइक्रो, उससे छोटा नैनो, यार रट लो चिंटू, तो कितना कैप्सूल में लिखा हुआ है। एम्पियर सबसे बड़ा, उससे छोटा मिली, उससे छोटा माइक्रो, सबसे छोटा नैनो। एम्पियर सबसे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा मिली, उससे और छोटा माइक्रो, उससे और छोटा नैनो, है ना। 1 नैनो एम्पियर 10 एम्पियर होंगे, 1 एम्पियर 10 नैनो एम्पियर, ये वही कहानी समझाई गई है, ठीक है। याद रख लेना आप, एम्पियर मिली माइक्रो नैनो, तो यहाँ से देखने लगा मिली माइक्रो से बड़ा ही होगा, मिली माइक्रो बड़ा नहीं है क्या, मिली माइक्रो बड़ा है, हाँ मिली माइक्रो से बड़ा है, मिली माइक्रो से बड़ा है, मिली नैनो से भी बड़ा है, मिली नैनो से भी बड़ा है, माइक्रो नैनो से बड़ा है, ये याद रख लेना, नैनो से बड़ा माइक्रो, माइक्रो बड़ा, मिली बड़ा एम्पियर। 1 गीगा ओम किसके बराबर होगा, 10 9 ओम पे, 1 गीगा ओम किसके बराबर होगा, 1 गीगा ओम 10 9 ओम पे। सवाल है कि अगर दो विद्युत आवेशित वस्तुओं के तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित कब नहीं होगी। अगर दो वस्तुएं हैं, दोनों के पास कुछ आवेश है और एक तार जोड़ दूं मैं, तो उसमें करंट नहीं भरी, कब ऐसा हो सकता है, जब दोनों का विभव समान हो। अगर विभव समान होगा तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी। दो वस्तुओं के बीच में विभव का अंतर अगर होगा तभी करंट बह सकती है, अगर विभव अंतर नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। देखो
V बराबर आई आर, यहाँ से आई और अगर विभवांतर ही नहीं है, जीरो है, जीरो क्या होगा, जीरो करंट जीरो होगी, अगर विभवांतर नहीं करंट जीरो। जैसे इसका पॉइंट और इस पॉइंट देखो, वोल्टेज है दोनों पॉइंट का कुछ, इसका विभव कुछ है, इसका विभव कुछ है 10 वोल्ट, लेकिन विभवांतर कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसके वोल्टेज में से इसका वोल्टेज माइनस करते हैं, 10 माइनस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। करंट के बहने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, और वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं। वोल्टेज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर, विद्युत दाब। ये कंडक्टिविटी यूनिट पूछा है, मोहर मीटर, आपको पता है, कंडक्टेंस वगैरह सब। सवाल है किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। देखो, सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर, उसे थोड़ा सा खराब है कॉपर, उसे और थोड़ा सा खराब है गोल्ड, उसे और थोड़ा सा खराब है एल्यूमिनियम। यानी अगर करंट फ्लो कराना हो तो सबसे अच्छा चालक सिल्वर है, चांदी, उसे थोड़ा सा कम चालकता वाला है और थोड़ा कम वाला है गोल्ड, और कम वाला है एल्यूमिनियम। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, चालकता का घटता हुआ क्रम, चालकता का घटता हुआ क्रम। तो आप मुझे ये बताइए, अगर इसकी चालकता सबसे ज्यादा, इसकी और कम, इसकी और कम, इसकी सबसे कम, तो इन चारों में सबसे कम चालकता किसकी है, इसका मतलब इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इसकी रेजिस्टिविटी चालकता सबसे ज्यादा, इसकी चालकता सबसे ज्यादा, इसका उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम। भाई चालकता और प्रतिरोधकता उल्टा है दूसरे का, सिल्वर को एडी से व्यक्त करते हैं, कॉपर को सी से बोलते हैं, एयू। सिल्वर का हाईएस्ट कंडक्टिविटी वाला है और लोवेस्ट रेजिस्टिविटी वाला है, न्यूनतम प्रतिरोधकता है सिल्वर की और अधिकतम चालकता। सबसे अच्छा नंबर 1 पे कॉपर, नंबर 2 पे सॉरी नंबर 1 पे सिल्वर, फिर नंबर 2 पे कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम। सवाल इसमें सबसे अच्छा लीस्ट रेजिस्टिविटी किसकी, सबसे कम प्रतिरोधकता, तो उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होगी जिसकी चालकता सबसे ज्यादा होगी, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम, उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा। मैं सिल्वर ढूंढ रहा हूं, सिल्वर है नहीं ऑप्शन, क्योंकि सिल्वर की सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है, सिल्वर है नहीं, सिल्वर के बाद नंबर 2 पे कॉपर आता है, कॉपर ढूंढ, कॉपर में टिक मार दिया। यानी चारों में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कॉपर की या सबसे कम रेजिस्टिविटी, सबसे कम प्रतिरोधकता कॉपर की। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल होगा, नियम क्या बताता है, नियम बताता है यार, या आई और यार, ये एक बटे आर को जी बोलते हैं नहीं, एक बटे आर को रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जी कंडक्टेंस। एक बटे प्रतिरोध क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। चालकत्व बोलते हैं नहीं बोलते, एक बटे प्रतिरोध बोलते हैं, चालकत्व कंडक्टेंस। क्या होगा नियम, आर और आई नहीं, ये भी नहीं, यही है आई और आर, आई और आर ऐसे हो सकता है, वी और आई ऐसे हो सकता है, आई और बिंदु जी तीनों सही हो सकता है। सही क्या वाला, नहीं एल्यूमिनियम गोल्ड से पीछे है, आगे नहीं, कमजोर है एल्यूमिनियम चालकता मामले में गोल्ड से। ये देखो ये एलपी का सवाल, 10 एम्पीयर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया तो ऊष्मा कितनी होगी, मतलब वाट में निकालना तो पावर पूछा है, ये तो निकाल ही लोगे। ऑप्शन वाट में रखा है मतलब पावर पूछा है, तो क्या क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, आई स्क्वायर लगाओ आंसर निकालो, क्या सोचना है इसमें, आर पता है, आई पता है, आई स्क्वायर लगाओ आंसर निकालो। ये सब सवाल पीडीएफ रखोगे क्या छोटो, ये एलपी पूछा हुआ है। एक बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है, यदि 0.75 एम्पीयर धारा उत्पन्न की जानी हो, मतलब तो करंट कितनी है, 0.75 एम्पीयर, तो बैटरी का विद्युत भाग कितना होना चाहिए, ये सवाल है। एक प्रतिरोध है 20 ओम का, रेजिस्टेंस, इसमें करंट प्रवाहित करानी 0.75, तो बैटरी का वोल्टेज कितना होना चाहिए, वी बराबर होना चाहिए आई इंटू आर, 0.75 इंटू 20, 15 वोल्ट। 15 अरे बोलो 15 एक सेकंड की प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को क्या कहा जाता है, आई बराबर क्यू टी है, हाँ होता है कि नहीं, हाँ सर, क्यू बराबर आई इंटू टी। क्या सवाल, 1 सेकंड के लिए मतलब टाइम 1 सेकंड दे रखा है, प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को, धारा 1 एम्पीयर है, 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड, इसको क्या कहेंगे, तो अगर टी जगह मैं 1 रखूं और आई जगह क्यू का मतलब 1 कूलम, क्यू है 1 कूलम कहेंगे उसको, कूलम। भाई आई अगर 1 टी अगर 1 क्यू बराबर 1 कूलम कहेंगे उसको। 1 सेकंड की प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को क्या कहा जाता है, 1 कूलम, कूलम कहा जाता है। 1 एम्पीयर करंट फ्लोस 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड कूलम। क्या बोलते हैं, कूलम। स्वागत है सुशील, बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। हीट का फार्मूला क्या होता है, देखो, हीट एंड उष्मा। भाई उष्मा जो होती है ना, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, उष्मा क्या होती है, ऊर्जा। आई करंट है, आर रेजिस्टेंस, अगर आई करंट इस रेजिस्टर में आर में फ्लो करा दें 30 सेकंड तक, इसमें उत्पन्न उष्मा हो जाएगी आई स्क्वायर आर टी। अगर आर प्रतिरोध में आई धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित कराएं तो उत्पन्न उष्मा होगी आई स्क्वायर आर टी, यूनिट होगी जूल। इफ आई करंट इज फ्लोइंग इन रेजिस्टर फॉर 30 सेकंड देन हीट प्रोड्यूस्ड आई स्क्वायर आर टी, मतलब आई स्क्वायर तो पावर है और टाइम गुणा कर दिया एनर्जी आ गई। भाई एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम, वाई स्क्वायर पावर है, 30 गुणा कर दो तो पावर इनटू एनर्जी आ गई और जूल में आ गई। एनर्जी पावर इनटू टाइम, ऊर्जा बराबर शक्ति समय, इसकी यूनिट वाट, इसकी सेकंड, इसकी जूल, इसकी वाट, इसकी सेकंड, इसकी जूल, तो जूल बराबर क्या, वाट टू सेकंड। एसआई यूनिट जो एनर्जी है हीट की जूल है। ऊर्जा या उष्मा का एसआई मतलब क्या है, जूल। ऊर्जा या उष्मा, उष्मा की प्रकार की ऊर्जा है, हीट इज आल्सो टाइप ऑफ एनर्जी। ऊर्जा या उष्मा का एसआई मतलब जूल है। 1 जूल बराबर 1 वाट टू सेकंड, 1 जूल बराबर 1 वाट टू सेकंड, 1 जूल 1 वाट टू सेकंड। पावर का फार्मूला देखो, वी आई आई स्क्वायर क्या है, तो पावर में टाइम सोलर एनर्जी आ जाएगी, वी आई इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर आर टी एनर्जी। ऊर्जा का मतलब क्या है, जूल। हीट आ जाएगी, यही जो है वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर आर टी। हीट या ही उष्मा, हीट या एनर्जी, दोनों का एक ही फार्मूला होगा, दोनों एक प्रकार से हैं। केसीएल तो बता दिया, केवीएल बताना बाकी है। केसीएल तो बता दिया। कैलोरी भी ऊर्जा का ही मात्रक है, कैलोरी इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल या 4.2 जूल। 4.186 को 4.2 बोलते हैं, 4.186 को 4.2 बोलते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, ठीक है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल,
तो 1000 कैलोरी कितने बराबर होगी? 1000 से 1000 गुणा कर दो और 1000 कैलोरी कैलोरी को किलो कैलोरी बोल देंगे। 1000 कैलोरी 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल। 1 किलो कैलोरी 4186 जूल। ये हो गई इसकी कहानी। 1 कैलोरी बराबर 418 जूल। 1 किलो कैलोरी कितना? वही नहीं समझा हुआ। 1 किलो कैलोरी कितना? तो सवाल है 1 कैलोरी कितना जूल? कितना जूल? 1 किलो कैलोरी कितना जूल? कितना जूल? सवाल ए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? देखो 1 किलोवाट आवर है ना, किलोवाट वाट में लोगे 1 करोगे, आवर को सेकंड में लोगे 3600 गुणा करोगे, किलोवाट वाट में लोगे 1 गुणा करोगे, आवर को सेकंड में लोगे 3600 गुणा करोगे, घंटे को मिनट में मतलब 60 करोगे, फिर और 60 आगे सेकंड मतलब कितना हो गया? 36 3 ये 2 10 5 वाट टू सेकंड। और वाट टू सेकंड क्या होता है? जूल। वाट टू सेकंड क्या होता है? जूल। जूल यानी 1 किलोवाट आवर 36.5 जूल। 1 किलोवाट आवर 36.5 जूल। तो 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर 36.5 जूल या इसको ऐसे लिख दो 3.6 जूल। जीरो को रख दिया 3.6 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? वाट इंटू सेकंड को जूल ही बोलते हैं। वाट इंटू सेकंड क्या है? जूल। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक तो? देखो सवाल पूछा कि 1 वाट आवर कितने जूल होंगे? 1 वाट घंटे में कितने जूल? वाट आवर को जूल में बदलना है। वाट आवर को वाट रहने दो। 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 3600 सेकंड। तो 3600 को बाहर दो, वाट इंटू सेकंड। वाट इंटू सेकंड को क्या बोलते हैं? जूल। तो 3600 जूल। 1 वाट घंटे में 3600 जूल। यहाँ से लिख दिया हमने। अगर 1 वाट घंटे को जूल में बदले तो 3600 जूल आया। 1 किलो वाट घंटे को जूल बदले तो 1 किलो वाट घंटे को जूल बदले तो 36.5 36.5 या 3.6। 1 कैलोरी को जूल बदले 4.2 जूल। 1 किलो कैलोरी बदले कितना? 1 जूल को वाट में 1 जूल वाट में सेकंड और हीट का फार्मूला सब एक साथ लिख दिया गया है। तो याद रखोगे आप इसको कैसे कन्वर्ट करना मैंने बता दिया और याद रखोगे अच्छी बात है। देखिए बताते जाइए। बोलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द हीटर एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक एलिमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, जो हीटिंग एलिमेंट होता है, इसमें करंट जाती है और प्रेस को गर्म करता है। किसका बना होता है? नाइट्रोन का बना होता है। किसका बना होता है? हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग तत्व नाइट्रोन का। नाइट्रोन मतलब निकल प्लस क्रोमियम, निकल प्लस क्रोमियम। नाइट्रोन किससे बना होता है? नाइट्रोन का नाइट्रोन भी निकल प्लस क्रोमियम से बना होता है। ये निकल है, क्रोमियम है। नेक्स्ट ये सवाल पढ़ो। अगर किसी चालक के बारे में धारा को आधा कर दे तो हीट पे क्या फर्क पड़ेगा? इफ करंट इन द रेजिस्टर बिकम्स हाफ देन हीट प्रोड्यूस्ड विल बी। फार्मूला देखो, हीट का फार्मूला क्या है? I स्क्वायर RT। करंट को आधा कर दोगे तो करंट को 1/2 करोगे, 1/2 का स्क्वायर नहीं होगा, I स्क्वायर है। I स्क्वायर है ना, तो अगर करंट को 1/2 करोगे तो 1/2 का स्क्वायर 4 1/4 हो जाएगी हीट। उसमें कितनी जाएगी? 1/4। अगर करंट को आधा किया तो उसमें 1/4, करंट को 1/3 किया तो उसमें 1/9, करंट को 1/4 किया तो उसमें 1/16। सी ऑप्शन ये देखो लिखा हुआ है हीट बराबर I स्क्वायर RT या H समान I स्क्वायर। उसमें धारा के स्क्वायर के समानुपाती। इसको आधा करोगे या आधा, इसको आधा करोगे 1/4 हो जाएगी, इसको 1 करोगे 1/9 हो जाएगी। वही लिखा है इसमें हीट। तो मैं जब कुछ कौन कर दिया क्या सोचना था उसमें, वही सवाल मैंने सॉल्व किया है। कोई दिक्कत? ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सवाल है, रट लो। रट ले सर। हाँ क्या? ये दो समान प्रतिरोध को पहले सीरीज में जोड़ा गया, फिर उन्हीं प्रतिरोधों को समांतर जोड़ा गया सेम वोल्टेज से। तो सीरीज और पैरेलल उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? ये तो एक्सप्लेनेशन है, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं याद है तो मतलब दो रेजिस्टेंस सेम है, आर पहले वोल्टेज दिया गया, यहाँ आर दो रेजिस्टेंस वोल्टेज दिया गया, वही दो रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ा गया और सेम वोल्टेज दिया गया जितना यहाँ दिया गया था, जितना यहाँ दिया गया था। तो दोनों में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात कितना होगा? ये अगर दो समान प्रतिरोध है, पहले सीरीज में जोड़ा फिर दोनों पैरेलल में जोड़ा, तो जब दोनों सीरीज में कुल ऊष्मा उत्पन्न हुई और दोनों पैरेलल में तब ऊष्मा उत्पन्न हुई, उसका अनुपात कितना होगा? क्या लिखा हुआ है? श्रेणी में ऊष्मा और समांतर ऊष्मा का अनुपात 4 होता है। सीरीज में हीट पैरेलल में 1/4, यानी सीरीज से 4 गुना ऊष्मा समांतर में ज्यादा पैदा होगी। एज कंपेयर टू सीरीज हीट विल बी मोर टाइम, हीट विल बी 4 टाइम्स मोर इन पैरेलल। समांतर में 4 गुना होगी। समझ आया? याद रहेगा? एक नंबर 4 सवाल पढ़ो, बताओ कोई दिक्कत है तो। यहाँ पे इसको समझाया भी है, आप पीडीएफ रहेगा, समझना समझ लेना। या देखो कोई दिक्कत है बताओ। कितनी हीट पैदा होगी? हीट होती है हीट एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। तो पावर ये हो गई, टाइम हो गया। वोल्टेज भी v स्क्वायर रेजिस्टेंस 2r। एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम। पावर कितनी? v स्क्वायर 2r। v स्क्वायर याद था वोल्टेज है, रेजिस्टेंस ये हुआ, ये सीरीज हीट होगी। पैरेलल हीट क्या होगी? ये दोनों सीरीज, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे, r r का कितना r/2 अब वोल्टेज वही है। यहाँ पे हीट क्या होगी? हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी का पावर इनटू टाइम। पावर क्या होगी? दिस स्क्वायर अपॉन दिस, v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर क्या रेजिस्टेंस r/2 कर लिया, r/2 कर लिया। ये 2 निकाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए इसके कंपैरिजन में देख लो, चाहे डिवाइड कर लो, इस 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, h1 को h2 से, इस h1 को h2 डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व करो, आ जाएगा 4। h2 बराबर 4h1, h2 बराबर 4h1 जो बाद वाला उसमें है, पहले वाले उसमें का 4 गुना होगा। तो 4 गुना कर दिया, मतलब पहले वाली सीरीज की बात कर रहे हैं, पहले सीरीज की बात कर रहे हैं। हाँ रंजीत, आपके बैच में पढ़ा करके मैं अपनी लाइफ कभी इतना नहीं थक गया। आज बोल रहे हैं
आगे बढ़ते हैं। सवाल व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ ओपन सर्किट, खुले परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा। देखो खुला परिपथ क्या होता है पता है, ऐसे अगर कहीं पे है तो ये खुला परिपथ है, खुले परिपथ में करंट जाएगी क्या, खुले परिपथ में करंट जाएगी। मान लीजिए यहाँ बैटरी भी लगी है, यहाँ रेजिस्टेंस भी है कोई, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 ओम का रेजिस्टर मान लीजिए, ये हमने ओपन कर दिया, इसको क्या अब खुला परिपथ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट फ्लो पाएगी, भले बैटरी लगी तो करंट नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि करंट के बहने के लिए बंद परिपथ होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए, खुले में करंट नहीं जाती है, तो करंट जीरो होती है खुले परिपथ में। व्हाट इज करंट ओपन सर्किट, खुले परिपथ में करंट कितनी होती है, जीरो। खुले परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध अनंत हम मान करते हैं, प्रतिरोध क्या मान खुले परिपथ अनंत, प्रतिरोध कितना मान चलते हैं अनंत, खुले परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है अनंत होता है। रंजीत बोल रहे हैं आप एनर्जी साथ नहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे कुछ पढ़ाते हैं, विश्वान बोल रहे हैं हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सर, थैंक यू। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वोल्टेज इन शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट में करंट कितनी होगी। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, देखो मैं आपको शॉर्ट सर्किट समझाता हूँ। एक बैटरी है, ध्यान से देखना, एक बैटरी है और ये बाहर की रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितने 10 ओम का, ये बैटरी हमारे लिए 50 वोल्ट की, ये पर हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है, बैटरी कितनी करंट में जाएगी, करंट कितनी जाएगी, आई बराबर वी बटे आर, वोल्टेज भी है, रेजिस्टेंस वोल्ट 50 है, करंट 10 है, वी बटे आर 50/10, आई हो गया 5 एम्पियर। ठीक, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दूं, इसके दोनों किनारों को शॉर्ट कर दूं, ऐसे चिपका दूं, ऐसे लगा दूं, रेजिस्टेंस हटा दूं, अब इसमें कितनी करंट फ्लो होगी। देखो ये जो बैटरी है ना, हर बैटरी का कुछ कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ कुछ होता है, हर बैटरी का कुछ कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो इस बैटरी का कुछ कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, आंतरिक प्रतिरोध होगा, वो बहुत कम होता है प्रैक्टिकली और आइडियली जीरो हम मान के चलते हैं, प्रैक्टिकली बहुत कम, आइडियली जीरो। आदर्श रूप से इसका आंतरिक प्रतिरोध जीरो होना चाहिए और प्रैक्टिकली कम से कम होना चाहिए, इसका आंतरिक प्रतिरोध कुछ कुछ होगा, प्रैक्टिकली इसको हम इसका सीरीज बनाते हैं, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा ये हमें अलग से रेजिस्टेंस नहीं लगता, ये बैटरी का कुछ प्रतिरोध है, जैसे ये रेजिस्टेंस बाहर से लगा, बैटरी का प्रतिरोध ये बाहर से लगा तो उसको शॉर्ट कर दिया, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 0.01 ओम है, मान लीजिए 0.01, आदर्श रूप से इसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए बैटरी का, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ होगा, ये तो बैटरी रहेगा, इसको थोड़ी कर सकते हो सर, इसको हटा दो, नहीं जब तक बैटरी तब तक रहेगा ही। हाँ इस रेजिस्टेंस को हमने शॉर्ट कर दिया, अब कितनी करंट जाएगी देखो, अब इसमें करंट डालोगे, I1 करंट, अब करंट की जाएगी I2 करंट डालना, I हो जाएगा क्या सर्किट में V/R, वोल्टेज कितना है 50 और रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में, ये तो शॉर्ट हो गया, ये बचा 0.01, इसको सॉल्व करिए तो आप सोचूंगा तो ऊपर इकाई 2.5 सैकड़ा, ये 5000 कितनी आएगी 5000, यानी जब ये रेजिस्टेंस यहाँ था तब इसमें केवल 5 एम्पीयर करंट होगी सर्किट में, जैसे आपने रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट किया अब करंट 5000 एम्पीयर हो गई, कितने गुना बढ़ी करंट, 500 से 5000, 1000 गुना बढ़ी करंट, यानी जब भी शॉर्ट सर्किट होता है बहुत ज्यादा करंट बहने लगती है, क्या होता है बहुत ज्यादा करंट बहती है, तो शॉर्ट सर्किट में करंट क्या होती है, शॉर्ट सर्किट करंट बहुत हाई, वेरी हाई, इसलिए तो जब बहुत ज्यादा करंट होती है तो ज्यादा करंट से ज्यादा स्क्वायर लॉस होने लगता है, ज्यादा स्क्वायर लॉस होगा ज्यादा उसमें ज्यादा हीट पैदा होगी और हीट से आग लग जाती है, हीट से क्या लगती है आग, ज्यादा करंट होगी जब फ्लो होगी तो ज्यादा स्क्वायर लॉस होगा, इसमें ये रेजिस्टेंस है हाँ होगा सर, तो ज्यादा हीट आएगी, ज्यादा हीट से आग लग जाएगी। तो आप कई बार टीवी में सुनते हो कि मुंबई की इस बिल्डिंग में 180 साल पुरानी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग, 36 लोगों की मौत, 52 लोग जख्मी, सरकार ने मृतकों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और हल्के रूप से घायलों को 20,000 रुपये देने की घोषणा, सुनते नहीं सुनते हो आप। शॉर्ट सर्किट में करंट बहुत बढ़ जाती है, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज डिफरेंस कितना होता है, देखो हमने जिस रेजिस्टेंस को शॉर्ट किया उसी का वोल्टेज डिफरेंस देखना है, तो वोल्टेज डिफरेंस जीरो होता है भाई, कोई और एलिमेंट यहाँ लगा नहीं है, जो वोल्टेज इसका वही वोल्टेज इसका, विभवांतर जीरो होगा, और इसका वोल्टेज 10 वोल्ट और इसका वोल्टेज 10 वोल्ट, तो विभवांतर कितना होगा, जीरो, विभवांतर कितना जीरो, तो शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज डिफरेंस आपका जीरो होता है, क्या होता है जीरो। तो व्हाट इज वोल्टेज शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज जीरो होता है शॉर्ट सर्किट में, करंट कितनी करंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सारे शॉर्ट सर्किट में परिपथ धारा क्या होती है, वोल्टेज बढ़ जाती है, शॉर्ट सर्किट धारा क्या होती है, करंट की इंक्रीज जाती है बहुत ज्यादा, ये मैंने वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स का सिंबल बनाया है, ये वोल्टेज सोर्स ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, करंट सोर्स एरो बनाया, सारा करंट सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, विभव सोर्स और धारा स्रोत, देखो लिखा हुआ है, ये कोई बैटरी है, क्या है बैटरी, वोल्टेज ये उसका आंतरिक प्रतिरोध है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, ये वोल्टेज सोर्स विभव स्रोत है, ये उसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, ये कोई लोड लगा है, कोई भार है या कोई लोड है या कोई रेजिस्टेंस, कुछ भी आप लगा दो, कुछ भी लगा दो, ये जो वोल्टेज सोर्स आंतरिक प्रतिरोध आर इन मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध, इसकी वैल्यू आदर्श रूप से जीरो और प्रैक्टिकली मिनिमम होनी चाहिए, आर INT है ना, INT मतलब इंटरनल, आर इंटरनल है, उसकी वैल्यू आदर्श रूप से जीरो होनी चाहिए और प्रैक्टिकली बहुत कम होनी चाहिए, वेरी स्मॉल। तो सवाल आता है कि आदर्श विभव स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो अगर आदर्श हो गया तो जीरो बोल देना उत्तर, एक आदर्श विभव स्रोत का आंतरिक विभव आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, अगर आदर्श बोला तो जीरो और आदर्श नहीं बोला तो कम से कम, मतलब प्रैक्टिकली कुछ होगा, आदर्श रूप से जीरो मान चलते हैं। वी क्या है, बैटरी का वोल्टेज, आर इंटरनल क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध याद रहेगा, सवाल ऐसे पूछता है आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा तो बताना। फिर आता है करंट सोर्स, तो करंट सोर्स को कैसे बनाते हैं, करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध होता है उसके साथ समांतर में बना के चलते हैं, इसमें समांतर में,
इसे वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध उसके साथ सीरीज में बनाते हैं, सीरीज में ही होता है। करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध होता है उसके साथ समांतर में बना के चलते हैं, ये करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध मतलब सोर्स का कुछ रेजिस्टेंस होगा। जैसे मैं कहूं, मान लीजिए मैं कहूं चिंटू तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और खाना खिला करके तुमसे उतना ही काम कराऊंगा जितना खाना खिलाता हूं मैं। तो मान लीजिए मैंने 100 रुपए का खाना चिंटू को खिलाया, तो क्या मैं सुबह से शाम तक 100 रुपए का काम करा पाऊंगा? मतलब 100 रुपए का खाना खाने से जितनी ऊर्जा आएगी, क्या वो सारी ऊर्जा चिंटू सिर्फ मेरे काम में खर्च कर सकता है? नहीं। क्यों सर? कर सकता है। 100 रुपए का आपने खाना खिलाया, जो ऊर्जा आई वो सारी ऊर्जा आपके काम में खर्च कर देगा? नहीं खर्च कर पाएगा। क्यों सर? मान लो 99 रुपए की ऊर्जा खर्च कर दिया मेरे लिए, 1 रुपए 1 रुपए की बच जाएगी। क्यों? तो उसके शरीर में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। सांस लेते हो, हाँ सर। खाना पचता है, हाँ सर। बाल बढ़ते हैं, हाँ सर। नाखून बढ़ते हैं, हाँ सर। सांस लेते हो, हाँ सर। आपके शरीर में बहुत सारी चीजें चल रही है, उसमें ऊर्जा नहीं खर्च होगी? हाँ सर। तो अगर 100 रुपए खाना खाए हो 100 रुपए से, तो जो ऊर्जा आएगी कुछ ऊर्जा तो आपके शरीर में खर्च हो जाएगी, चाहे चाहो चाहे ना चाहो। बाकी जो बचेगी उसको किसी काम में खर्च करोगे। तो ऐसे ही कोई भी वोल्टेज सोर्स होता है तो कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। ये मत सोचना कि रेजिस्टेंस लगाएंगे मत लगाओ तो भी इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। कि आप सुबह से आप बस सोए रहो, कुछ मत करो, कोई काम मत, सोए रहो तो क्या खाना नहीं जरूरत पड़ेगी? और कम खाओगे, 4 दिन बाद खाओगे, मगर खाओगे तो जरूर। करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध उसके साथ समांतर में होता है। इसमें समांतर में आई क्या है? धारा स्रोत का मान, आर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध होता है आदर्श रूप से अनंत होता है और वास्तविक रूप से वेरी हाई होना चाहिए। एक धारा स्रोत का, एक करंट सोर्स का अगर आंतरिक प्रतिरोध देखा जाए तो आदर्श रूप से अनंत और वास्तविक रूप से बहुत कुछ होना चाहिए। अनंत तो हम हो जाए जैसे पागल हो जाएंगे, हमारी कल्पना ऐसा होता नहीं है, होता ये वेरी हाई। ठीक, अब इस टेबल पे ये तो आपने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पढ़ लिया। आप जब मेजरमेंट पढ़ोगे तो मेजरमेंट में भी वोल्टमीटर मीटर कहानी आपको पता होनी चाहिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक वोल्टमीटर होता है, मेजरमेंट की कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है एक साथ। वोल्टमीटर क्या करता है? ये वोल्टेज नापता है, इसको जिसका वोल्टेज अपना उसके पैरेलल में लगाते हैं। मान लीजिए ये कोई लोड है, इसका वोल्टेज नापना है, तो इसका वोल्टेज नापना है तो वोल्टमीटर को हम इसके पैरेलल में लगा देंगे। ये वोल्टमीटर लाके में लगा दिया, ये कोई भार था या लोड था, इस लोड का वोल्टेज नापना था, हमने वोल्टमीटर लाके पैरेलल में लगा दिया। वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? पता है? आदर्श रूप से अनंत और प्रैक्टिकली वेरी हाई। वोल्टमीटर सवाल ऐसे आएगा, एक आदर्श वोल्टमीटर, क्या सवाल आएगा? एक आदर्श वोल्टमीटर, एक आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। एक आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो वेरी हाई। अगर आदर्श नहीं बोला तो बोला बहुत हाई, और आदर्श बोल दिया तो बोला अनंत। और अमीटर की कहानी क्या है? अमीटर क्या नापता है? करंट नापता है। जिसमें भी करंट नापनी होती है उसमें सीरीज में लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, कोई सर्किट है, इसमें करंट जा रही है, मान लीजिए कुछ करंट फ्लो हो रही है, उस करंट को नापना है तो उसके सीरीज में लगाते हैं अमीटर को। अमीटर को क्या लगाते हैं? सीरीज। जहां करंट नापना हो अमीटर को सीरीज में लगा देते हैं। ये धारा नापता है, इसको सीरीज में लगाते हैं जिस ब्रांच में नापनी होती है। एक अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श रूप से जीरो, प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल। अमीटर का आदर्श रूप से प्रतिरोध आंतरिक कितना होना चाहिए? जीरो, और प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल। ये कहेगा एक आदर्श अमीटर का, एक आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बोलना जीरो, एक आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बोलना जीरो, एक आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बोलना जीरो, एक आइडियल अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध रिलेशन जीरो। और अगर आदर्श नहीं बोला, बस ये बोल दिया अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? बोलना वेरी स्मॉल। मतलब होना चाहिए जीरो, का जीरो है तो उससे पागल हो जाएंगे, मगर जीरो होता नहीं है। हाँ बहुत कम है, उसी की बात है। अच्छा है, जैसे जाति का ऐसा नेता हो तो दुनिया जो हमारे देश की सारी समस्याओं को खत्म कर दे। कोई नहीं सकता ऐसा समस्याओं को खत्म कर दे, बेरोजगारी खत्म कर दे, भ्रष्टाचार खत्म कर दे, जनसंख्या नियंत्रण कर ले, नहीं हो सकता। कोई एक आदर्श नेता होगा जो कल्पना कर सकते हो किसी सारी समस्याओं को खत्म कर दे। कल्पना कर सकते हो? अब ऐसा नेता मैं बनूंगा जो वोट नहीं देगा कोई, बोलो। तो फिर ऐसा नेता चाहते हैं कुछ को काम कर ले। ठीक, इन चारों का याद रखना। आज एक वोल्टेज सोर्स, फिर करंट सोर्स, फिर वोल्टमीटर, फिर अमीटर, एक साथ यहाँ लिखा हुआ। देखो, एक आदर्श विभव स्रोत के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य होना चाहिए, एक आदर्श धारा स्रोत के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान अनंत होना चाहिए, एक आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, एक आदर्श अमीटर के लिए आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। एक साथ चारों लिखे गए हैं, चारों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो, अब इस चार्ट पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे जो आप क्वेश्चन लगाते हो इधर सीरीज दिए हैं, सवाल ही नहीं सही हो रहा है, नंबर ही नहीं आ रहा है, कहां से नंबर आएगा? तो उसे पूछेगा अमीटर का, तो अमीटर का मारोगे जीरो, अमीटर का क्या नाम है करंट सोर्स का पूछेगा, उसका ही मारोगे जीरो। देखो, टेस्ट देने से पहले अपने अंदर कुछ भरो, पहले सीख करके अब टेस्ट दो आप। यहां से सवाल बनेगा, ये चारों सवाल अपने किसी मित्र से आप पूछना, चारों में से जरूर एक दो का जवाब गलत देगा, कितना भी अच्छा से पढ़ा होगा तू। ये खुले परिपथ के बारे में बताया हुआ है। खुला परिपथ क्या होता है? जैसे बैटरी यहाँ कुछ नहीं लगा, खुला परिपथ, खुले परिपथ करंट जाती है क्या? नहीं, खुले परिपथ करंट जीरो होती है। प्रतिरोध कितना होता है खुले परिपथ में? प्रतिरोध होगा कितना होता है? अनंत प्रतिरोध होता है। खुले परिपथ प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत। ये तो बता चुके हैं शायद। और शॉर्ट सर्किट में, शॉर्ट सर्किट में आपका करंट होगी कुछ ना कुछ, बहुत हाई करंट होती है, रेजिस्टेंस जीरो होता है। दोनों चीजें बता चुके हैं आपको, बता चुके हैं ना? करंट बहुत ज्यादा, रेजिस्टेंस जीरो, ये ऑब्जेक्टिव सवाल हम कर चुके हैं। अब आइए जरा कन्वर्जन करते हैं। कैसा कन्वर्जन? वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलेंगे और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलेंगे। जरूरत नहीं, इसकी छोड़ो। अब आइए आगे आते हैं। सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो ये, दो बल्ब को सीरीज में लगा के पूछेगा कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, कौन सा बल्ब कम, और दो बल्ब को पैरेलल में लगा के पूछेगा कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, कौन सा बल्ब कम। तो अगर एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, दो बल्ब हैं और दोनों बल्ब को सीरीज में लगा दे तो पता क्या होगा? एक बल्ब ये है, बल्ब 1, एक बल्ब 2, बल्ब 1 का रेजिस्टेंस R1 है, बल्ब 2 का रेजिस्टेंस R2 है, सीरीज में करंट सेम होती है। आप बताइए, जब करंट सेम है दोनों में तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर खाएगा। बोलो, अगर सीरीज में करंट सेम है तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा ज्यादा पावर खाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम पावर खाएगा। मान लीजिए R1 ज्यादा है R2 से,
मान लीजिए अगर R1 ज़्यादा है R2 से, ये R1 ज़्यादा है R2 कम है, तो P1 ज़्यादा होगा, P2 कम होगा, P1 ज़्यादा P2 कम। तो सीरीज में वही बल्ब ज़्यादा चमकता है जो बल्ब सीरीज में क्या कहीं भी वही बल्ब ज़्यादा चमकता है जो बल्ब ज़्यादा पावर खाता है। आपको इसको मैं स्टार्ट में करके बताऊँ, आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसा मान चलिए, 2 पॉइंट याद रखो। आओ इधर, जी सीरीज में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ज़्यादा चमकेगा, याद रखिए। सीरीज में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ज़्यादा चमकेगा। 2 बल्ब आपने लगा के सीरीज में, पूछा कौन सा ज़्यादा चमकेगा। अगर उनका रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं या उनके रेजिस्टेंस की खबर हमें है तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ज़्यादा ब्लो करेगा सीरीज में। सीरीज में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ज़्यादा ब्लो करेगा सीरीज में। अच्छा, एक रेजिस्टेंस से रिलेटेड कहानी होगी। और अगर वाट दिया हो तब उसे बताओ कौन ज़्यादा कौन चमकेगा सीरीज में। तो सीरीज में अगर 2 बल्ब हैं तो जो बल्ब कम वाट का होगा ज़्यादा चमकेगा सीरीज में। जिस बल्ब की वाट रेटिंग कम होगी वो ज़्यादा चमकेगा सीरीज में। बल्ब लेस वाट रेटिंग ग्लो मोर। मैं कहूँ 10 वाट का बल्ब है, एक 20 वाट का बल्ब है, कौन ज़्यादा चमकेगा सीरीज में? 10 वाट वाला। एक 10 वाट का बल्ब, 20 वाट का बल्ब सीरीज में लगाएगा, कौन ज़्यादा चमकेगा? कम वाट का 10 वाट वाला। या मैं कहूँ सीरीज में 2 बल्ब लगाएगा, एक का रेजिस्टेंस 60 ओम है, का रेजिस्टेंस 40 ओम है, बोलो कौन ज़्यादा चमकेगा? 2 बल्ब सीरीज में लगाएगा, एक का रेजिस्टेंस 60 ओम है, का रेजिस्टेंस 40 ओम, कौन ज़्यादा चमकेगा? ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला ज़्यादा चमकेगा। सीरीज में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ज़्यादा चमकेगा, या जो बल्ब कम वाट रेटिंग का होगा वो ज़्यादा चमकेगा। सीरीज की कहानी याद रखो, पैरेलल को उल्टा कर दो। हमने याद रखेंगे पैरेलल। क्यों सर? अरे सीरीज को उल्टा कर दो। अच्छा हाँ, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ज़्यादा चमकेगा यहाँ पे, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कम चमकेगा। और जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा ज़्यादा चमकेगा यहाँ पे, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा ज़्यादा चमकेगा। जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा ज़्यादा चमकेगा यहाँ पे, इसका उल्टा है यहाँ पे। यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था वो ज़्यादा चमक रहा था, यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस कम है वो ज़्यादा चमक रहा है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था वो ज़्यादा चमक रहा था सीरीज में, यहाँ जिसका रेजिस्टेंस कम है वो ज़्यादा चमकेगा। और अगर वाट रेटिंग से देखना हो तो इसमें जो बल्ब ज़्यादा वाट रेटिंग का हो ज़्यादा चमकेगा, जिस बल्ब की वाट रेटिंग ज़्यादा हो वो ज़्यादा चमकेगा। यानी बल्ब विद मोर वाट रेटिंग विल ग्लो मोर। इस पे कई सारे सवाल बनेंगे, मैं आपको सवाल एक करके बता के चलता हूँ। कैसे आएगा? 100 वाट कमा 200 वोल्ट, 50 वाट कमा 200 वोल्ट, ये 2 बल्ब को पैरेलल में जोड़ दिया, बोलो कौन ज़्यादा चमकेगा? पैरेलल में जोड़ा कौन ज़्यादा चमकेगा? पैरेलल में जिस बल्ब की वाट रेटिंग ज़्यादा होती है वो बल्ब ज़्यादा चमकता है। जिस बल्ब की वाट रेटिंग ज़्यादा, किसकी वाट रेटिंग ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा चमकेगा। अच्छा सर, अगर इस बात पर तुम्हें एक बल्ब ये दूसरा बल्ब ये 100 वाट का 200 वोल्ट, 50 वाट का 200 वोल्ट का सीरीज जोड़ दिया तो सीरीज में जो बल्ब कम वाट रेटिंग का होगा ज़्यादा चमकेगा, बल्ब विद लेस वाट रेटिंग विल ग्लो मोर, 50 वाट वाला ज़्यादा चमकेगा सीरीज में। अच्छा ठीक है सर, ऐसे सवाल एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 60 ओम है और एक बल्ब जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो कौन ज़्यादा चमकेगा? सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ज़्यादा चमकेगा, यानी 20 ओम वाला ज़्यादा चमकेगा। अगर पैरेलल में जोड़ दिया तो पैरेलल जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा चमकेगा, इसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा चमकेगा पैरेलल में। इस 4 लाइन पे बहुत सारे सवाल बनेंगे। इसी सवाल है, एक 100 वाट का 100 वोल्ट का बल्ब है, एक 50 वाट का 100 वोल्ट का बल्ब, V1 और V2 कौन सा ज़्यादा चमकेगा? सीरीज में लगाया गया है, दिमाग नहीं लगाना है, बताओ। एक बल्ब ये है, दूसरा बल्ब ये है, सीरीज में जोड़ा, आप सब लोग बताइए कौन सा ज़्यादा चमकेगा? सीरीज में जोड़ा है, सीरीज में कनेक्ट किया है, श्रेणी में जोड़ा, विच बल्ब ग्लोज मोर, कौन ज़्यादा चमकेगा? 2 बल्ब हैं, हाँ सर सीरीज में लगे हैं, हाँ तो सीरीज में कौन चमकता है ज़्यादा? जिस बल्ब की वाट रेटिंग कम होगी, जिस बल्ब की वाट रेटिंग कम होगी ज़्यादा चमकेगा। बल्ब लेस वाट रेटिंग विल ग्लो मोर, कम वाट रेटिंग 50 वाट बल्ब 2 है, बल्ब ज़्यादा चमकेगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बोलिए। चलो स्पेस को हटा देते हैं, याद रहेगा ना? ये 4 लाइन याद रखने से सारे सवाल आपके हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? ज्यादातर रेजिस्टेंस नहीं देके वाट रेटिंग वाला ही पूछता है, वाट रेटिंग देके पूछ लेगा। तो सीरीज में कम वाट वाले बल्ब को ज्यादा चमकाएंगे हम और पैरेलल में ज्यादा वाट वाले बल्ब को ज्यादा चमकाएंगे, बस। रेजिस्टेंस वाला कम पूछता है, ठीक? तो सारी कहानी लिखी गई है। अगला सवाल ये है क्या? चिंटू ध्यान से सुनो, एक 10 वाट का 100 वोल्ट, एक 10 वाट का 10 वोल्ट का बल्ब है बल्ब 1, एक 20 वाट का 10 वोल्ट का बल्ब 2, सीरीज में 10 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया, दोनों बल्ब का कंज्यूम पावर बताओ। मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्यों सर? टाइम नहीं है। सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे? शॉर्टकट, ठीक। आप बताइए इसका आंसर। बताइए, एक बल्ब है और दूसरा बल्ब है, दोनों को क्या किया है? दोनों को हमने सीरीज में जोड़ा है और फिर एक वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। सवाल है कि कितना पावर खाएंगे दोनों बल्ब मिलके कितनी पावर खाएंगे? एक 10 वाट का 10 वोल्ट, दूसरा 20 वाट का 10 वोल्ट, सीरीज में जोड़ा गया 10 वोल्ट की सप्लाई दे दी गई, दोनों बल्ब मिलके कितनी पावर खाएंगे? पता क्या करना? एक बल्ब की वाट रेटिंग लेना, दूसरे बल्ब की वाट रेटिंग लेना, ऊपर गुणा कर देना, नीचे जोड़ देना। सर ये कौन सा फार्मूला है ना? एक बल्ब की वाट रेटिंग 10, दूसरी की वाट रेटिंग 20, 10 गुणे 20, ऊपर गुणा नीचे जोड़, हो गया उत्तर। तो कैसे? 200 नीचे 30, 20/3 6.66, यही तो आया था। ऊपर गुणा नीचे जोड़ कर दो, हो गया काम। बल्ब की जो वाट रेटिंग है ना, दिस गुणे दिस अपॉन दिस प्लस दिस, कट सीरीज में। सब पैरेलल नहीं चलेगा, नहीं पैरेलल में दूसरा फार्मूला है। पैरेलल से पूछा कम जाता है, लेकिन इस सीरीज का फार्मूला है ये। कौन आया?
तो हमारा उत्तर क्या होगा? कुल कंज्यूम पावर कितनी होगी? 10 वाट मोड़े 20 वाट बटे 10 प्लस 20, ये हो गया 200 बटे 30, ये हो गया 20 बटे 3, 6.67 वाट। ये फार्मूला लिखा हुआ है। अगर एक बल्ब की पावर रेटिंग P1 है और दूसरे बल्ब की पावर रेटिंग P2 है तथा दोनों बल्ब सीरीज में जुड़े हैं तो दोनों बल्ब का खाई कुल शक्ति क्या होगी? P1 × P2 / P1 plus P2, P1 × P2 / P1 plus P2। If two bulbs are rated P1 and P2 rated in series and total power consumed by both the bulb, मतलब दोनों मिलकर कितनी पावर खाएंगे? दोनों मिलकर कितनी पावर खाएंगे? P1 × P2 लो लिख दिया, ये फार्मूला लगाया, सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे नोट ऐसे होते हैं कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, सिंपल लैंग्वेज और लिखी रहती चीज़ें। ये फार्मूला लगा दिया, हो गया। सीरीज के लिए लगाना है फार्मूला। अच्छा सर, जैसे सवाल देखो, हिंदी में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, सर अंग्रेजी नहीं समझ में आएगी। अरे अंग्रेजी क्या समझना है? एक ये बल्ब दूसरा बल्ब सीरीज में जोड़ दिया, बोलो कौन कुल मिला कितनी पावर खाएंगे? चमकेगा ज़्यादा, कौन पूछा है? क्या सोचना है? एक बल्ब ये दूसरा बल्ब ये, किसमें जोड़ा हमने? सीरीज में जोड़ा, बोला कौन सा ज़्यादा चमकेगा? एक ये दूसरा ये, सीरीज में जोड़ा, हाँ कौन सा चमकेगा? स्पीड में कम वाट वाला बल्ब ज़्यादा चमकता है, कम वाट वाला बल्ब ज़्यादा चमकता है तो 100 वाट का बल्ब चमकेगा। ए सीरीज में दो बल्ब जोड़ते हैं तो कम वाट वाला बल्ब ज़्यादा चमकेगा, यानी 100 वाट वाला बल्ब ज़्यादा चमकेगा 200 वाट वाले बल्ब से, 100 वाट वाला बल्ब 200 वाट वाले बल्ब से ज़्यादा चमकेगा। कोई दिक्कत आता है? दीपक यहाँ तक कितने भी लोग हैं देख रहे हैं, बताइए कोई डाउट है तो मैं क्लियर करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, कितने भी लोग देख रहे हैं? सो मत पूछ लो, तब पूछेंगे बस ये पूछेंगे पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, ये सवाल में कोई डाउट नहीं है सर। तुमको पता नहीं सब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मॉक में, अरे आएगा मॉक में, यही सब आएगा एग्जाम में। मॉक छोड़ो, एग्जाम की तैयारी करो। कुमार राणा कोई डाउट नहीं, कुछ तो करें सर 10 + 20 30 होना चाहिए था, नहीं तो हम एक बल्ब ये बल्ब सीरीज में है तो 10 + 20 30 करके क्यों नहीं किया सर? 30 नहीं होता, ये तो बल्ब की रेटिंग है ना। रेटिंग का मतलब थोड़ी देर बल्ब नहीं पावर खाएगा। मैं जैसे मैं 8 घंटे पढ़ा सकता हूँ, इसका मतलब थोड़ी मैं हमेशा रोज 8 घंटे पढ़ा रहा हूँ, नहीं। ये रेटिंग है बल्ब की, उसकी भी फीस कमी है, दीपक ज़्यादा नहीं है, ठीक है। डाउट नहीं किसी को? ओके ओके सनी ओके। ये देखो ये सवाल हो गया, ये सवाल है बच्चों वाला। क्या सवाल है मैं पढ़ रहा हूँ। एक 25 वाट का 220 वोल्ट का बल्ब है, दूसरा 100 वाट का 220 वोल्ट का बल्ब है, समांतर में सुनित किया गया है। 220 वोल्ट कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा? एक बल्ब ये है, दूसरा बल्ब कौन अधिक चमकेगा? पैरेलल में जो बल्ब ज़्यादा वाट का होता है ज़्यादा चमकता है। ज़्यादा ये 25 वाट का, ये 200 वाट का, 100 वाट वाला ज़्यादा चमकेगा, 100 वाट वाला बल्ब। सोचना है क्या? निर्जर करना मॉक टेस्ट दे रही तभी, हाँ हो सकता है। आप लोग पेपर देने जाओगे और सब पढ़ाई काफी में आएगा, घबरा तो नहीं जाओगे, सबको पता कैसे था कि यही आएगा। हाँ कोई दिक्कत इसमें क्या? अरे 25 वाट 100 वाट, जो बल्ब ज्यादा वाट का होगा पैरेलल वो ज्यादा चमकेगा, सीरीज में तो कम वाट होगा वो ज्यादा चमकेगा, खत्म। देखो ये सवाल पूछा गया है, ये दो बल्ब है, एक 60 वाट का, एक 100 वाट का, एक 60 वाट का है, एक 100 वाट का है, दोनों को किसमें जोड़ा गया? श्रृंखला में सीरीज में जोड़ा गया। दोनों में कितनी पावर खाएंगे? दोनों बल्ब सर 100 + 60 160 का तो नहीं, 160 को दे रखा है इनटू के लिए। एक 60 वाट का 100 वाट का सीरीज में जोड़ा गया तो कितनी पावर खाएगा? P1 × P2 / P1 + P2 पावर सीरीज में P1 × P2 / P1 + P2 60 × 100 + 60 + 100 कर दो 37.5 वाट, 37.5 वाट। P1 × P2 / P1 + P2। कुमकुम आपकी ग्रेड क्या है? कुमकुम अरे एमसीक्यू चल रहा है, चिंटू एमसीक्यू करवाइए, क्या एमसीक्यू तो है ये। खत्म पीडीएफ 2 खत्म, अब हम आते हैं पीडीएफ, ठीक है। अरे 2018 2018-19 के आप सवाल करो करवाने के लिए, वो तो करवाने को मैं करवा दूंगा, टाइम अगर बचेगा तो। नहीं तो आप 2018-19 के सवालों पे मत जाओ, बात को आप समझो। आपके ट्रेड के सवालों को, एप्रीशिएशन ट्रेड को मुझे पढ़ाते हुए हो गया लगभग 13 साल, और रोज रोज 5 घंटा 6 घंटा रोज वही चीज, रोज वही चीज। जब हमारे पास समय कम है, नंबर कम ले आना है हमको पास होने के लिए, तो हम सेलेक्टेड करके ले आएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3। वो भी पढ़ाई है, दोनों को मिलता जुलता ही है। कुमकुम की ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। दोबारा से लगा दिया, और लगाना है ना।
अगला है हाउ चार्ज कैन बी प्रोड्यूस। आवेश सब पढ़ाएंगे, बढ़ाओ मत। चार्ज कैसे पैदा करते हैं, आवेश पहले पीडीएफ में जो है उसको पढ़ा लेते हैं। आवेश को पैदा करने के तरीके, आवेश को कैसे पैदा कर सकते हो, चालन के द्वारा, मतलब स्पर्श करके, ये सब छोड़ो, फ्रिक्शन के द्वारा। ये तो हमने लगता है कल पढ़ाया था आपको ना, ऊनी कपड़ा सिल्क वाला, ये कल सवाल पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में। बोलिए। ये तो बताया था आपको शायद। ये देखो 1 मिलियन होता है 10 लाख, कराया था ना। 1 मिलियन होता है 10 लाख, 1 बिलियन होता है 100 करोड़, मतलब 1 अरब। 1 बिलियन में 1,000 मिलियन होता है। ये सब तो लिखा हुआ है। कई बार पूछ लेता है कि एक कंडक्टर में से 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन फ्लो है, ये वैसे तो पूछ लेता है, इसलिए लिखा हुआ है। नहीं तो मैं नहीं जानता उनको। 1 मिलियन में 10 लाख, 1 बिलियन में 1 अरब या 100 करोड़, या 1 मिलियन में 1,000 मिलियन, वही लिखा। 1 मिलियन में 10 लाख मतलब 10 लाख के 6, मतलब ये मिलियन है 10 लाख के 6, बिलियन है 10 लाख के 9 और ट्रिलियन 10 लाख के 12। तो समित पात्र से पूछा गया था, किसी वाले ने पूछा था कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो मिलियन में 6, बिलियन में 9 और ट्रिलियन में 12। 6 9 12, 3 अंतर कर दो, 6 3 9 9 3 12, 3 अंतर 10 लाख के 6 है तो मिलियन, 10 लाख के 9 है तो बिलियन, 10 लाख के 12 है तो ट्रिलियन। नहीं बोलते आई एम मिलियनियर, आई एम बिलियनियर, मतलब मैं लखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। इसकी जरूरत पड़ती है, सवाल वैसे पूछ लेता है। अब हम आते हैं सवाल है व्हाट इज, ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है वेरिएबल कैपेसिटर का, बदलने वाले संधारित्र का। ये किसका सिंबल है, बदलने वाले संधारित्र का। कैपेसिटर का बदल रहा है, उसका सिंबल है। कैपेसिटर ऐसे बनाया, वैसे एरो लगा दिया, मतलब बदलने वाला कैपेसिटर। रजिस्टर ऐसे लगाया, बना दिया तो बदलने वाला प्रतिरोध, बदलने वाला प्रतिरोध, बदलने वाला कैपेसिटर। ये सिंबल है वेरिएबल कैपेसिटर, बदलने वाले कैपेसिटर का। ये सवाल तुम करवाइज पे आपको कि एम्पियर मिली एम्पियर कौन बड़ा कौन छोटा होता है। चार्ज एटम किसको कहते हैं, आवेशित परमाणु किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल को, आयन को, मॉलिक्यूल ऑर्बिट को। तो चार्ज एटम हम आयन को बोलते हैं, चाहे कैटायन हो चाहे आयन, जैसे सोडियम के ऊपर प्लस है, सोडियम के ऊपर प्लस है, क्लोरीन के ऊपर माइनस है, सोडियम के ऊपर प्लस है, क्लोरीन के ऊपर माइनस है। चार्ज एटम सोडियम के ऊपर प्लस है और क्लोरीन के ऊपर माइनस के चार्ज मतलब आवेशित होता है। रेजिस्टेंस कलर कोडिंग मेरे पास टाइम के मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक वीडियो भेजूंगा यूट्यूब पे, मैंने पढ़ा के बहुत पहले आपके टेलीग्राम पे, उसे पढ़ लेना, चलेगा। रेजिस्टेंस कलर कोडिंग वो भेज दूंगा बाद, देखो अभी इसमें पहले खत्म करते हैं। कई सारे वीडियो से मर्ज हो गए, हमारे पास हो गए। स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर किसको बोलते हैं, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, मानक ताप और दाब, मानक ताप और दाब। तापमान अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 270 केल्विन है, तो मानक ताप है। और प्रेशर क्या, 1 एटमॉस्फेरिक, 1 वायुमंडलीय दाब या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, कि मरकरी के 760 मिलीमीटर का दाब है या 1 एटमॉस्फेरिक है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर। मानक ताप और मानक दाब पूछ लिया जाता है कई बार। हाँ मैं उसको बता दूंगा, घबराओ मत, सब करा देंगे, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, परेशान मत हो, आप पढ़ लेना बस, वही पढ़ते हैं पहले। स्टैंडर्ड टेंपरेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस 270 केल्विन। ये 1 किलो कैलोरी पूछा हुआ, आपको बता दिया है, सबको बता दिए हैं, तो सवाल इस पे करो। नहीं आपको याद है, सवाल आ गया, मैंने कराया हुआ है, आज ही बताया है, तो आपको नहीं याद है, एग्जाम में गलत करो तो आपकी गलती है। ये सवाल देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर लेस देन एल्यूमिनियम, मोर देन एल्यूमिनियम, क्या होगा हमको पता है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। इससे अच्छा कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर ये, इससे खराब है, इससे खराब है, सबसे खराब कंडक्टर में। तो जो सबसे अच्छा कंडक्टर है उसकी चालकता सबसे ज्यादा और प्रतिरोधकता सबसे कम। तो क्या पूछा, कॉपर की रेजिस्टिविटी पूछा, प्रतिरोधकता एल्यूमिनियम से क्या होगी। देखो कॉपर एल्यूमिनियम से अच्छा कंडक्टर है ना, तो अगर कॉपर एल्यूमिनियम से अच्छा कंडक्टर है, मतलब कॉपर की चालकता एल्यूमिनियम से ज्यादा है, या कॉपर की कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है। तो अगर कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा है एल्यूमिनियम से, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होगी एल्यूमिनियम से। अगर इसकी चालकता से ज्यादा, प्रतिरोधकता एल्यूमिनियम से कम होगी, तो कॉपर की प्रतिरोधकता एल्यूमिनियम से कम होती है। ये ऑप्शन उसको घुमा के पूछ लिया, यानी अगर कंडक्टिविटी पूछे कॉपर की, एल्यूमिनियम से ज्यादा, लेकिन अगर कॉपर की रेजिस्टिविटी पूछे तो एल्यूमिनियम से कम। ये कंडक्टिविटी है, चालकता और ये प्रतिरोधकता है। वो तो आपको पता है कि अगर चालकता किसकी ज्यादा है तो प्रतिरोधकता कमी होगी, ठीक है। जैसे ऐसे सवाल मिला, एक बल्ब 500 वाट का है, दूसरा 200 वाट का है, 250 वोल्ट की रेटिंग है, तो उनका रेजिस्टेंस किस अनुपात में होगा। मतलब बल्ब की वाट रेटिंग दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप रेजिस्टेंस निकाल पाओगे। मतलब एक बल्ब 500 वाट पावर है, वोल्टेज 250 है, दूसरे की पावर 200 वाट है, वोल्टेज 250 है, तो निकाल लोगे। हाँ निकाल लेंगे। अगला सवाल ये है, देखते जाओ सवाल को, कि किसी समांतर क्रम n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और प्रत्येक प्रतिरोध का मान r है तथा उनका सममित प्रतिरोध x है। जब इन प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो उनका प्रतिरोध कितना होगा।
n रेजिस्टेंस हैं और पैरेलल में जुड़े हैं। देखो आर 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 ऐसे प्रतिरोध n n प्रतिरोध है पैरेलल, उनका प्रतिरोध r है। तो पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर r r वैल्यू कई सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r/n होता है। r/n इसकी वैल्यू x है। कई सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का r/n x से दिया है। उनका प्रतिरोध जो है पैरेलल में x है। r/n x वैल्यू r/n होगी, यहां से r हो जाएगा x × n, x r/n r हो गया x × n। अब क्या कहा उन्होंने कि अगर उन्हीं रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ दें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? सीरीज में जोड़ दिया r r r r r, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? कितने n है? n × r को n बार जोड़, n × r हो जाएगा, होगा नहीं? अब r की वैल्यू यहां से रख दो x × n, तो r की वैल्यू x × n रख दो, r की वैल्यू x × n, x × n, तो r की वैल्यू n²x। बोलिए नहीं आया समझ में? कोई तकलीफ है यहां तक? इस सवाल में कोई दिक्कत? सर सवाल उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो हमने पढ़ा है सीरीज पैरेलल में। ये पहले पैरेलल में लगाया था भाई, आर आर वैल्यू के प्रतिरोध पैरेलल में है, आर वैल्यू के प्रतिरोध पैरेलल में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x दे रखा है, x का बराबर 10 लिया, यहां से r निकाल दिया x × n, और फिर रेजिस्टेंस को सीरीज में कितने रेजिस्टेंस n, r को n बार जोड़ोगे तो r इक्विवेलेंट हो गया, बस r की वैल्यू यहां से हमने ये रख दिया x × n। सवाल पढ़ो फिर से, सवाल पढ़ो, आप सवाल नहीं पढ़ रहे हो ना। देखो कि किसी समांतर क्रम में n प्रतिरोध जुड़े हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके n रेजिस्टेंस लगे हैं पैरेलल में, और प्रत्येक प्रतिरोध का मान r है, एक प्रतिरोध का मान कितना r r r r ऐसे n प्रतिरोध लगे हैं, और उनका समतुल्य प्रतिरोध x है। आप बताइए समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं पैरेलल? कल की क्लास देखिए नहीं, समतुल्य प्रतिरोध x कैसे निकालते हैं? एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लेते हैं और जितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं उनकी संख्या से भाग दे देते हैं, n प्रतिरोध जुड़े हैं n से भाग दे दिया। ये पैरेलल में समतुल्य प्रतिरोध होगा x × r × n, यहां से हम r निकालें क्या होगा? x × n नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब यही रेजिस्टेंस को r r r n प्रतिरोध ये सीरीज में जोड़ा हमने, r r r r कितनी बार? n बार सीरीज में जोड़ा, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? r + r कितनी बार? n बार। तो r को मान लो 5 बार जोड़ना है, 5 आता है, r को 10 बार जोड़ो 10 आ जाएगा, तो आप n बार जोड़ोगे कितनी आएगा? nr। मैं को r को 12 बार जोड़ोगे 12 नहीं आएगा, n को r को 20 बार जोड़ोगे 20 नहीं आएगा, और r को n बार जोड़ोगे n × r आएगा। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? n × r, जहां r एक रेजिस्टेंस की वैल्यू n उनकी संख्या है। अब यहां से हमने r की वैल्यू उठाई, r की वैल्यू क्या उठाई? x × n, और यहां लिख दिया n²x, ये उत्तर हो गया r²। आइए आपसे पूछा था कि सीरीज में जब हमने जोड़ा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट n²x हो गया, n²x से पूछा था। जब इन n प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो उनका कुल प्रतिरोध क्या होगा? श्रृंखला जोड़ने पर प्रतिरोध n²x हो गया। जो लोग कल की क्लास नहीं देखे बेसिक इलेक्ट्रिकल, उसको देखकर आगे बढ़ो। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में तब ये कहां से आएगा? ये सब आपने ग्रुप पे डाला था ना टेलीग्राम पे कि कल बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास है, उसको देखो, उसको देखने के बाद क्लास देखनी थी। मुझे लगा आप ऐप पे बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास पढ़ चुकी होगी। देखता हूं मैं एक सेकंड, फोल्डर बना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और एक क्लास पढ़ चुकी। ठीक है, कल वाली क्लास पढ़ दी आपके अपनी, आज की डेट से पढ़िए, 10 मार्क्स की डेट से पढ़ दी है। और 5 की क्लास जाके देखना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी फोल्डर में पढ़ दी। अब आया मैंने सबको, अब उन्हें कल बताया था आर वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में, कल दिखा ही नहीं, कल बिना देखे उठा के चले आओ। कल की वीडियो देखो, कोई भी क्लास अगर देख रहे हो किसी सब्जेक्ट की पुरानी वीडियो को देखे बिना आगे मत पढ़ो, ऐसे समझ नहीं आएगा। फिर कोई भी टॉपिक पढ़ो, एक क्लास अगर सब्जेक्ट की छूट गई तो बिना उसको देखे आगे मत देखो, ठीक है? जिन लोगों ने देखा है पहली क्लास बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की और उनको नहीं समझ आ रहा है, उन लोगों को डाउट बताओ। आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या है? रेजिस्टिविटी का उल्टा है कंडक्टिविटी, चालकता। रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस, प्रतिरोध का उल्टा है चालकत्व। ये सब इतनी बार बता रहे हैं, याद कर लो बिल्कुल। इसको जी से व्यक्त करते हैं, इसको आर से व्यक्त करते हैं। और प्रतिरोधकता का जो उल्टा है वो है चालकता। इसको हम व्यक्त करते हैं चालकता को सिग्मा से, और रेजिस्टिविटी को व्यक्त करते हैं रो से। ठीक, तो सोचना है क्या? अब इसे मिलियन इसलिए दिखाया था कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन पास करते किसी कंडक्टर से 10⁻³ सेकंड में, तो करंट कितनी होगी? सवाल है कि चालक जिसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से 1 अरब इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित होते हैं तो धारा कितनी होगी? 1 अरब इलेक्ट्रॉन, यानी अंग्रेजी में 1 बिलियन बोलते हैं। तो आपको बताया था ना, 1 बिलियन को अंग्रेजी में हिंदी में अरब बोलते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं 10⁻³ सेकंड में। तो आपको बताया था 1 मिलियन मतलब 10⁻6, 1 बिलियन मतलब 10⁻9, 1 बिलियन मतलब 10⁻9, 1 ट्रिलियन मतलब 10⁻12। अच्छा, आपको क्या निकालनी है? करंट। तो करंट कैसे निकालते हो? करंट होती है I /Q/T, ये होती है Q/T। टाइम दे रखा है 10⁻³ सेकंड, टाइम दे रखा है, हाँ सर टाइम दे रखा है। चार्ज कितना होगा? चार्ज Q क्या दे रखा है? कितने इलेक्ट्रॉन पास में हैं? 1 अरब यानी 1 बिलियन मतलब 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन कहीं पे हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो 1.6 × 10⁻19, तो कितना चार्ज होगा 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन पर? ये फार्मूला Q /N, कल बताया था। E एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है। E एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10⁻9 बिलियन मतलब 1 अरब 10⁻9। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? इतना। गुणा करोगे इसको दिया जाएगा 1.6 × 10⁻10। इतना तो चार्ज हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है? वैसे कितने इलेक्ट्रॉन? 10⁻9, तो चार्ज कितना हो गया? इतना।
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन संख्या जो है टोटल कुल आवेश इसको रख दिया 10 1 2 टाइम 10 का आई निकाल दिया 10 के माइनस ऊपर रख के 10 के माइनस 7 1 10 के माइनस 7 1 10 के माइनस 7 नहीं आया सवाल में कोई डाउट बताइए। बोलो। ये सवाल भी रख लेना आप लोग। वैसे तो यहाँ सवाल कराया मैंने, बड़ा पास टाइम नहीं है। क्या अगर पृथ्वी के चारों ओर एक तांबे का तार 10 बार लपेटा जाए, ये पृथ्वी है और तांबे का तार लपेटा आपने कितनी बार? 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार? 10 बार। इट वुड टेक हाउ मेनी सेकंड्स टू टर्न ऑन द लाइट ऑन द अदर एंड। अगर आपने 10 बार तार लपेटा, 1 बार लपेटा, 2 बार लपेटा, 3 बार लपेटा, 10 बार लपेटा, तो अगर हम यहाँ पे बल्ब मतलब यहाँ पे लाइट स्विच ऑन करें तो दूसरे सिरे पर जो लाइट लगी होगी, बल्ब लगा होगा, वो कितनी देर में जलेगा? इसका आंसर 1.3 सेकंड। रख लो आप, रख लो। सोल्यूशन के टाइम नहीं है, जरूरत भी नहीं, क्योंकि एग्जाम का टाइम है नहीं आपके पास। अगर पृथ्वी के चारों तरफ एक तांबे का तार 10 बार लपेटा जाए तो दूसरे छोर पर लाइट ऑन होने में कितने सेकंड लगेंगे? मतलब हमने स्विच ऑन किया और पृथ्वी के दूसरे छोर पर 10 बार लपेटने के बाद बल्ब लगा है, तो वहाँ कितनी देर में लाइट पहुंच जाएगी? जब एक बार लपेटा, फिर 2 बार, 10 बार लपेटा, पृथ्वी एक किनारे लाइट ऑन किया तो दूसरे किनारे तक लाइट पहुंचने कितना टाइम लगेगा? बड़ा बोला है भाई, इतने सारे देश से बाहर छोड़ो, कितने देश सब पृथ्वी पर, तो एक किनारे पर हमने स्विच ऑन किया, दूसरे किनारे पर जो कि 10 बार तार लपेटा पृथ्वी के चारों तरफ, एक बार नहीं केवल 10 बार, कितना टाइम? सिर्फ 1.3 सेकंड लगेगा। रख लेना। ये क्या सवाल है? अगर n बार लपेटा जाए तो टाइम लगता है 0.133 n। अगर तार को पृथ्वी के चारों तरफ n बार लपेटा जाए जो टाइम लगता है वो 0.133 n लगता है। तो एक बार लपेटा गया, 10 जब 1 कर दो, 10 बार लपेटा गया, 10 कर दो, 10 बार 13 कितना आ जाएगा? 1.3 सेकंड आ जाएगा। n मतलब कितनी बार तार लपेटा गया है। अगर एक बार लपेटा गया, 10 जब 1 कर दो, 10 बार लपेटा गया, 10 कर दो। जैसे सवाल में 10 बार पूछा गया, मान लीजिए केवल तार एक ही बार लपेटा गया तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम लगता है 0.133 सेकंड। 10 बार लपेटा गया तो कितना टाइम? यानी कि 1.3 सेकंड। याद रखना आप, अगर एक बार तार लपेटा जब लगा हुआ समय 0.133 और n बार लपेटा जब टाइम लगेगा, इसका सॉल्यूशन आप किसी काम का नहीं है। ये सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। उनको मैंने 20 बार कहा देगा, 20 बार कहा देगा, 20 रख देना, n जब 20 रख देना, आपको आ जाएगा। 50 बार तार लपेटा तो 50 रख देना। अगर n बार तार लपेटा जाए तो लगा समय कितना होगा? ये आपसे 10 बार पूछा गया, 10 बार लपेटा गया, 10 रख दिया आपने, सॉल्व कर लिया। सवाल है नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट। बेसिक एसआई यूनिट की संख्या कितनी होती है? तो बेसिक एसआई यूनिट की संख्या होती है पता है कितना? 7। कौन कौन से? मास यानी द्रव्यमान, लेंथ यानी दूरी जो भी है, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, सब्सटेंस, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दूरी का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मोल, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, किसी गैस के n मोल लिए हमने, किसी गैस के n मोल लिए हमने, और ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन का टॉपिक है कैंडिला। कैंडिला ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी का मतलब प्रकाश की तीव्रता या प्रदीप की तीव्रता या ज्योति की तीव्रता बोलते हैं। तो बेसिक एसआई यूनिट कितनी है? 7। इन 7 से बाकी यूनिट को हम बताते हैं। इन 7 से किसी यूनिट को बना सकते हैं। बेसिक कितने? 7। कौन कौन सी? m, l, t द्रव्यमान, लंबाई या दूरी, और टाइम और तापमान, करंट, पदार्थ मात्रा, ज्योति की तीव्रता। ये 7 बेसिक हैं, आधारभूत। बाकी सारी यूनिट इन्हीं से बनी हुई हैं। बाकी सारी यूनिट क्या इन्हीं से बनी हुई है। जैसे दुनिया में कुछ किताबें हैं जो बहुत पहले लिखी गई थी, उसको किसी ने पढ़ा, फिर उसको अपने शब्दों में कुछ जोड़ करके लिख दिया। किसी दूसरे ने उसी पहले वाली किताब को पढ़ा, कुछ जोड़ कर अपने शब्दों में लिख दिया, तो उसी किताब से वो 1000 लोगों ने पढ़ा और 1000 किताब अपनी अलग लिख दी। यही होता है। कोई भी आदमी किताब लिखता है किसी चीज पे, तो कहीं से सीख के पढ़ के तो लिखा है। वैसे ये बेसिक यूनिट 7 है, इसी से बाकी यूनिट बना सकते हो। एक चीज अब मैं बताऊं, सर बताया है आपको क्या, कि अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है। इलेक्ट्रिक क्या निकलती है? बाहर निकलती है। और कहीं पर नेगेटिव चार्ज होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की मतलब वैद्युत क्षेत्र आता है। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज वैद्युत क्षेत्र आता है, प्लस है तो बाहर निकल रहा है, माइनस है तो बाहर आ रहा है। तो ऐसे सवाल देखिए पूछ लेगा, बना कर यहाँ पे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, वैद्युत रेखाएं आ रही हैं, बोले क्या आवेश कैसा है? ऋणात्मक आवेश होगा। अगर यहाँ से वैद्युत रेखाएं दूर जा रही हैं, वैद्युत रेखाएं दूर जा रही हैं, इसका आवेश कैसा है? धनात्मक। ट्राई लाने देते हैं आज, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। ओके, कुछ कहना किसी और बोलो। अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल में इसी को पढ़ना बाकी है, पीक फैक्टर, फार फैक्टर, रिएक्टेंस फलाना, ये सारी चीजें।
आपके ग्रुप पे मैं एक वीडियो भेजूंगा रेजिस्टेंस कलर कोडिंग की, आप उसको देख लेना कि उसको पढ़ाने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, कितना जल्दी पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपका मन होगा तो देख लेना, नहीं मन होगा छोड़ देना, ठीक है। इस पढ़ा वैसे ही पढ़ाया मैंने, अच्छे समझ में आएगा आपको। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल कलर कोडिंग से सवाल भी बड़ा तकरीबन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लेना। बेसिक इलेक्ट्रिकल में से कितने दिन और लगेंगे? कम से कम 2 दिन और लगेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल। नहीं बोला 16 तक हो जाएगा, नहीं 17 तक क्लास आपको मैं मिलूंगा, 17 तक। कल सुबह 10 बजे मैं मेजरमेंट स्टार्ट करूंगा, मापा उपकरण स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे, और 5 बजे शाम को बेसिक इलेक्ट्रिकल चलेगा। मापा उपकरण तक ऐसा एग्जाम कराएंगे तो सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे शाम तक। हाँ, कल हम मेजरमेंट की कितनी क्लास होगी? 5 क्लास, 4 क्लास हमारी मेजरमेंट होगी, 4-5 क्लास में मेजरमेंट प्रोसेस खत्म हो जाए, और 5 क्लास का इंतजाम करते हैं कल रिकॉर्डिंग की वीडियो भेजेंगे, आप लोग देख लेना। देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल में डीसी होता है, एसी तो बाकी है पूरा। डीसी में केवीएल थोड़ा सा बता देंगे, और कुछ वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल थोड़ा सा बता देंगे, कुछ चीजें हैं, ठीक है। क्या पूछ रहे हो दीपक? एसी को सबको पढ़ना है, इलेक्ट्रिशियन को भी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को भी। एसी सबको पढ़ना है, मेजरमेंट दोनों को करना है।